Hello students, our today's topic is magnetic field due to a lone solenoid। देखिए बेटा, इस वीडियो के अंदर हम किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा वो हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर सोलेनोइड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सोलेनोइड क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, और एक वायर हमने ली और उस वायर को इस सिलेंडर के ऊपर इस प्रकार से वाउंड कर दिया। ठीक है, ये जो वाउंड है या ये जो लूप बन रहे हैं इधर वायर के, ये एक दूसरे के बहुत क्लोजली स्पेस्ड है। ये मान लिया हमने क्या ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया और इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक वायर ली और वायर को इस तरह से लपेटते हुए ले आए। ठीक है, पूरे के ऊपर से, तो ये क्या बन जाता है आपका सोलेनोइड। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज ए टाइटली बाउंड हेलिकल लूप फ्रॉम एन इंसुलेटेड वायर सो दैट इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर। कहता है कि सोलेनोइड क्या होता है, कहता है कि बहुत ही टाइटली और क्लोजली स्पेस्ड हमने क्या कर दिया, उस वायर को इसके ऊपर बाउंड कर दिया, बांध दिया, और इसकी जो लेंथ होगी वो इस लूप के डायमीटर से क्या होगी, बहुत ज्यादा। यानी कि हमने क्या कर दिया, उस वायर किसी वायर को हेलिक्स के रूप में, ठीक है, हेलिक्स के रूप में क्या कर दिया, बाउंड कर दिया किसी भी सिलेंडर के ऊपर, तो वो क्या बन जाता है आपका सोलेनोइड। जो पाथें बनाएंगे उसको क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ। ठीक है, और इन लूप्स को हम क्या कह देंगे, हेलिकल लूप्स। यानी कि हमने क्या किया, सिलेंडर के ऊपर वायर को इस तरह से बाउंड कर दिया। ठीक है, और प्रत्येक लूप के अंदर स्पेस क्या रखा, बहुत ज्यादा, बहुत कम। ठीक है, प्रत्येक लूप के अंदर स्पेस रखा बहुत कम, तो क्या बन जाता है, सोलेनोइड बन जाता है। अब बात आती है कि हमारे पास एक सोलेनोइड बढ़ गया जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, यानी लॉन्ग सोलेनोइड है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, जो प्रत्येक बाउंड है, ठीक है, वो एक लूप की भांति या एक रिंग की भांति काम कर रहा है, और किसी भी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा वो हम देखते हैं। मान लीजिए बेटा, इसके अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, करंट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इधर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इधर ऐसे, इसे पीछे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या है, प्रत्येक लूप के अंदर से करंट क्या होगा, प्रत्येक लूप या प्रत्येक बाउंड के अंदर से करंट पास होगा। ठीक है, और प्रत्येक जो बाउंड है या प्रत्येक जो लूप है वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इन सभी बाउंड्स की वजह से यानी कि सभी लूप की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें देख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर कि जो एक लूप या एक रिंग है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस प्रकार से मूव करती हैं, किस प्रकार से ट्रेवल करती हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग है और हमने इसको इस प्रकार से रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये रिंग है, मैंने इसको इस साइड से इस तरह से रख दिया बोर्ड के। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से किस प्रकार से ट्रेवल करेंगी, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यूं ट्रेवल करेंगी। ठीक है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी बेटा, इधर से क्या होगी, इमर्ज होगी, बाहर निकलेंगी, और दूसरी साइड से क्या होगी, एंटर होगी। ठीक है, एक फेस से तो क्या होगी, बाहर निकलेंगे, दूसरे फेस से एंटर होगी। ठीक है, इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। समझ आई बात। ऐसे ही इधर भी क्या हो रही है, एक फेस से निकल रही है, दूसरे से एंटर हो रही है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्या बना लेंगी, सर्कल बना लेंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बढ़ाती हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो क्या करेंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रिंग के अंदर से निकलेंगी, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बढ़ा देंगी। ठीक है, और वो सर्कल्स काफी बड़े बड़े बनेंगे। तो लेकिन आपको एक बात समझ में आई होगी कि एक फेस से तो क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और दूसरे से इंटर हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर लिखा, व्हेन करंट इज पास थ्रू ए सोलेनोइड देन इट ईच टर्न बिहेव्स लाइक ए करंट लूप। ठीक है, कहता है कि जब हम क्या करेंगे, इस सोलेनोइड के अंदर से करंट को पास करवाएंगे, तो उस टाइम पे जो प्रत्येक लूप है वो एक करंट लूप की बात या करंट रिंग की बात काम करता है। फॉर विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स ऑन वन फेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स ऑन अदर फेस। तो कहता है कि जो प्रत्येक लूप है, प्रत्येक रिंग है, उससे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, एक फेस पर तो आउटवर्ड और दूसरे से इनवर्ड। यानी कि एक फेस से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और दूसरे साइड से वो क्या करेंगी, एंटर करेंगी। ओके, कहता है कि बट एडजेसेंट टू वन टर्न
देयर इज अनदर टर्न। लेकिन आपको पता है कि एक टर्न के साथ दूसरा टर्न बिल्कुल पास बहुत सारे टर्न्स बने हुए हैं, यानी कि बहुत सारे लूप एक दूसरे के बहुत क्लोज है, क्लोजली स्पेस्ड है। ठीक है, सो फिर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स फ्रॉम वन टर्न गेट डायरेक्टेड इनवर्ड्स ऑन नेक्स्ट टर्न। कहता है कि इसलिए एक फेज से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो दूसरे के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, एक रिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, बाहर निकलेगी, वो दूसरी रिंग के अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल ये आपकी पहली रिंग थी। ठीक है, देखिए अगर इस सिलेंडर को मैं हटा दूं यहां से तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मान लिया एक करंट की डायरेक्शन है इधर ऐसे, इसमें इधर ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए आप यहां पर क्या होगा बेटा, ये मान लिया आपका फर्स्ट लूप था या फर्स्ट रिंग थी, इससे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी वो दूसरे के अंदर एंटर करेगी। इसी प्रकार दूसरे से तो बाहर निकलेगी वो तीसरे के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, जो तीसरे से निकलेगी वो चौथे के अंदर, चौथे से निकलेगी पांचवें के अंदर, पांचवें से निकलेगी छठे के अंदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक रिंग से निकल रही है वो नेक्स्ट रिंग के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहां पर लिखा है, सो फील्ड लाइन डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम वन टर्न गेट डायरेक्टेड इनवर्ड्स ऑन द नेक्स्ट टर्न। कहते हैं इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी बेटा, एक टर्न से निकलेगी वो दूसरे के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, hence magnetic field lines inside the current carrying solenoid are straight line parallel to each other। कहता है इसलिए इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, along the axis होगा। ठीक है, along the axis होगा, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, हम उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में यू रोटेट करवा रहे हैं तो अंगूठा क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और along the, अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपको पता चल गई कि इधर होगी। ठीक है, और वो क्या होगी, along the axis, यानी कि इसके इनसाइड रिंग के इनसाइड मैग्नेटिक इनसाइड सोलेनोइड जो बनाना है इसके इनसाइड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में समझ में आई बात। क्या करेगा, तो सोलेनोइड हमने बनाया था उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो इन रिंग्स की वजह से प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, along the axis of solenoid, solenoid की एक्सिस क्या हो and parallel to each other। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, अंदर क्या हो जाएगा। अच्छा देखो एक बात हो, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड था, इसका मैग्नेटिक फील्ड एंड हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंड हो गया, यानी कि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसका वेक्टर सम हम ले लेंगे तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा। सभी रिंग्स की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ना वो एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाएगा, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। और आपको बता देते हैं, इसको हम एक्सप्लेन आगे करेंगे कि सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो नियरली जीरो होता है। ठीक है, सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नियरली क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए हमने यहां पर लिखा है, सो ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट डेवलप्ड इनसाइड द सोलेनोइड पैरेलल टू इट्स लेंथ। कहता है कि इसलिए सोलेनोइड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर किधर प्रोड्यूस होगा, सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, और किधर होगा, इसकी लेंथ के पैरेलल, यानी कि अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है बेटा, आगे लिखा है नियर द एंड्स ऑफ सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाफ ऑफ दैट विल इनसाइड इट। देखिए यहां पर फर्स्ट टर्न, अब जो इधर जो फर्स्ट टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो तो इसी की वजह से हो रहा था। अब दूसरी जो रिंग थी या दूसरा जो लूप था, कुछ मैग्नेटिक फील्ड पहले का एंटर कर रहा था, कुछ इसका खुद का प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एंड्स पर जो पहली रिंग थी या पहला जो लूप था उसको मैग्नेटिक फील्ड कहीं बाहर से नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो इसके एंड्स हैं, सिरे हैं सोलेनोइड के, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर के बजाय कितना होगा, आधा होगा, हाफ होगा। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड इट इज जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट बाहर। ठीक है, ये बाहर जीरो क्यों होता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया सर, उसको यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके बाहर क्या होगा, नियरली जीरो के इक्वल होगा। आगे देखिए, लेट अस कंसीडर ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ L। कहता है कि आपने एक सोलेनोइड कंसीडर कर लीजिए जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल L, एंड हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है यानी कि इसके ऊपर वायर को कितनी बार लपेटा गया है उनकी संख्या कितनी है, मान लिया कितनी, कैपिटल N। ठीक है, कहता है कि मान लीजिए सोलेनोइड की लेंथ कितनी है, कैपिटल L, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है,
कैपिटल एन, ठीक है। देन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि सोलेनॉइड की, इस सोलेनॉइड की 1 यूनिट लेंथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सोलेनॉइड अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। हमने कहा कि बेटा ये जो सोलेनॉइड था इसकी 1 यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, वो कैसे निकालेंगे, सोलेनॉइड के अंदर जितने भी टर्न्स हैं उसको सोलेनॉइड की टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और नंबर ऑफ यूनिट लेंथ को मैंने लिखा है स्मॉल एन से, स्मॉल एन किसके इक्वल हो गया, कैपिटल एन बाई कैपिटल एल के इक्वल हो गया। आगे लिखा है लेट आई बी द करंट फ्लो थ्रू इट, और मान लीजिए सोलेनॉइड के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, आई। ओके, लेट अस कंसीडर पॉइंट ए इनसाइड इट, कहते हैं मान लीजिए सोलेनॉइड के अंदर कहीं एक पॉइंट मान लीजिए कोई भी, ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने कितनी मान ली, बी के इक्वल, वेयर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बी। ओके बेटा, अब देखिए यहां पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो किसके हेल्प से निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हो कि सर सोलेनॉइड जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ की ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर लिखा नाउ ड्रा ए रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप पी क्यू आर एस, कहता है कि क्या कीजिए यहां पर एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, लूप मान लीजिए, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर एस, ठीक है। और मान लीजिए पी से क्यू की जो लेंथ है, पी से क्यू की जो लेंथ है वो कितनी मान ली हमने, एल के इक्वल, ठीक है। पी से क्यू की लेंथ कितनी मान ली, एल के इक्वल, और इसी प्रकार आर से एस की लेंथ कितनी होगी, स्मॉल एल के इक्वल, और ये जो लेंथ थी ये मान ली हमने किसके इक्वल, फॉर एग्जाम्पल डी, ठीक है, और ये भी क्या होगी फिर डी। पी एस जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल, और आर की लेंथ भी किसके इक्वल है, डी के इक्वल, ठीक है। अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ या लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल किसके इक्वल होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको इस पूरा जो क्लोज पाथ था पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसके इस क्लोज पाथ के लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। तो देखिए किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ठीक है, अलोंग द पाथ पी क्यू। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू पाथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर निकालेंगे क्यू आर के अलोंग, फिर आर एस के अलोंग, फिर एस पी के अलोंग, और सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल अलोंग द पाथ क्यू आर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ठीक है, अलोंग द पाथ आर एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल अलोंग द पाथ एस पी या कहूं या पी एस कहूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर बेटा, इसके लिए हम सबसे पहले कौन सा पाथ कंसीडर कर रहे हैं, पी क्यू के अलोंग, ठीक है। हम क्या करेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल लेंगे अलोंग द पाथ पी क्यू। तो इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम पहले ही इधर बता चुके हैं इस स्मॉल एरो से कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ठीक है। और अगर इस लेंथ का कोई मैं एलिमेंट लेता हूं तो उस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर। तो देखो इस पी क्यू के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन एक है, तो थीटा कितना हुआ इधर, थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल था, इसको खोल सकते हैं हम, क्या करेंगे, बी डी एल कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा जाके आप करेंगे बेटा इधर 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कोस 0 डिग्री अलोंग द पाथ पी क्यू, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं पी क्यू पाथ के अलोंग, तो क्या हो जाएगा बी डी एल कोस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग द पाथ क्यू आर, कौन से पाथ के अलोंग जा रहे हैं, क्यू आर के अलोंग। तो देखिए यहां पर इस क्यू पॉइंट के ऊपर इधर तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो क्या है, इसके एक्सिस के अलोंग, और लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है, इसके परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना होगा बेटा इधर 90 डिग्री, कितना हुआ थीटा 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ किसके अलोंग, आर एस के अलोंग, क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल था तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस थीटा। लेकिन हमने क्या बताया था कि सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी,
0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 0। तो बी की जगह पर यहां पर क्या पुट करेंगे बेटा 0 इंटू dl। ठीक है, cos थीटा, या सिंपली इधर जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, इधर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, सॉरी 90 का नहीं कह सकते बेटा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड जब 0 है तो एंगल क्या लेंगे, कुछ नहीं, तो हमने क्या लिख दिया इधर सिर्फ cos थीटा। तो बी की जगह 0 रख दिया, 0 dl cos थीटा प्लस, अब किसके अलावा इंटीग्रेशन लेंगे, केवल इसके अलावा। अब देखो इधर इसका जो कुछ पार्ट है, अब इसके अंदर की बात अगर हम करते हैं किसकी इंटीग्रेशन लो PS या SP, तो इधर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, ये था ना, तो इसको खोलो क्या हो जाएगा b dl cos ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली और लेंथ लिमिटेड डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर, इसलिए यहां पर थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, तो हमने इधर भी क्या लिख दिया cos 90 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, अब क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन अराउंड p क्यों किसके इक्वल होगा, देखो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ जाएगा b dl प्लस, अब देखो b dl cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो क्यू आर के अराउंड ये जो पूरा पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 इंटू में ये वाला 0 इंटू समथिंग 0, इसी प्रकार 0 इंटू समथिंग 0, तो ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल प्लस, अगर देखो b dl cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू फिर से 0 इंटू समथिंग 0, तो ये भी क्या हो गया 0 के इक्वल। तो किसके इक्वल आया बेटा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू में cos इंटीग्रेशन ऑफ b dl। ठीक है, इसके इक्वल आया, देखो लेफ्ट साइड में आज की टर्म थी लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, और राइट में क्या है, ये सारे के सारे टर्म 0, सिर्फ एक टर्म बची है अलंकार पाथ की क्यों b dl, जो कि हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू में, देखिए क्या करें, इस b को देखो इंटीग्रेशन होना है किसके रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है कांस्टेंट टर्म बाहर निकालने की क्या जाएगा b इंटू में dl। ओके, अब यहां से देखिए आप जो dl लेंथ थी, ठीक है, अब dl का इंटीग्रेशन लेंगे तो पाथ कौन सा है p क्यू। ठीक है, इधर कौन से पाथ के लिए था ये p क्यू पाथ के लिए, तो इसकी तो टोटल लेंथ है, इस p से q की टोटल लेंथ कितनी है l, तो dl का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा l के इक्वल, तो क्या आ जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू में b इंटू l, इसको कहते हैं हमने इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, आपको पता है लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इसके इक्वल होता है बेटा वहां से म्यू नॉट इनटू में आई इंक्लोज्ड। ठीक है, आई इंक्लोज या नेट करंट, आई नेट भी कह सकते हो आप इसको। लेकिन अब देखिए एक बात कि जो ये लेंथ एल थी, इस लेंथ के अंदर कुल कितना करंट पास होगा, इस एम्पियर लूप के अंदर से कुल कितना करंट पास होगा, यानी कि आई इंक्लोज किसके इक्वल होगा, हमने कह दिया बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देयरफॉर आई इंक्लोज ये अपने को निकालना है, आई इंक्लोज किसके इक्वल होगा, तो कैसे निकालें, देखिए आपको पता कि एक टर्म के अंदर से, किसी एक टर्म के अंदर से, यानी कि एक लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है आई, तो इस एल लेंथ के अंदर से बहुत सारे करंट्स पास हो रहे होंगे। ठीक है, तो कितने टर्म पास होंगे वो कैसे पता निकलेगा हमारे लिए। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स पासिंग थ्रू लेंथ एल, लेंथ एल किसके इक्वल होगा बेटा, जो ये लेंथ एल है यानी पीसी क्यू की जो लेंथ है इसके अंदर से कुल कितने नंबर ऑफ टर्न्स पास होंगे। इससे थोड़ा सा पहले हमने लिखा था कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के अंदर से कितने नंबर ऑफ टर्न्स पास होंगे, उसको हमने किससे लिखा था स्मॉल एन से, किससे लिखा था स्मॉल एन से। तो इस एल लेंथ के अंदर, ठीक है, एक यूनिट लेंथ के अंदर से एन टर्न्स पास हो रहे हैं, तो एल लेंथ से कितने नंबर ऑफ टर्न्स पास होंगे, तो क्या करें एन इंटू में एल। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स पास होंगे बेटा एन इंटू एल के इक्वल, और एक टर्न से कितना करंट पास होता है आई। ठीक है,
करंट पासिंग थ्रू 1 टर्न, करंट पासिंग थ्रू 1 टर्न कितना होगा आई के इक्वल, जो कि हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू या नेट करंट पासिंग थ्रू n इंटू एल टर्न्स। ठीक है, ये जो टर्न्स है n इंटू एल, इन टर्न्स के अंदर से कितना करंट पास होगा, क्या हो जाएगा आई इंटू में एन एल। ये किसके को आ गया बेटा आई इंक्लोज्ड। ठीक है, इंटू में एन एल टर्न्स, किसके को आया ये आई इंक्लोज्ड के इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ सॉरी करंट पासिंग थ्रू एन एल टर्न्स, एन एल टर्न्स के अंदर, यानी कि जो इस लेंथ के अंदर से जितने टर्न्स पास होंगे उनसे नेट करंट कितना पास होगा आई इंटू एन इंटू एल के इक्वल। ठीक है, तो क्या करेंगे आई इंक्लोज की तरह इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू में म्यू नॉट एज इट इज आई इंक्लोज की जगह क्या लिखेंगे आई एन एल। ठीक है, क्या पुट कर देंगे आई एन एल। ठीक है, ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, तो जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का वो किसके इक्वल आई म्यू नॉट आई एन एल के इक्वल। अब करेंगे कंपेयर, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, क्योंकि अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो। दोनों को कंपेयर करो तो देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल। तो देखो इस राइट हैंड साइड क्या है डीएल और इस राइट हैंड साइड क्या है म्यू नॉट आई एन एल। ठीक है, तो इनको लिख देंगे यहां पर हम, क्या आ जाएगा बी इंटू में एल इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई एन इंटू एल। देखिए इस एल से ये एल कैंसिल आउट, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट इंटू में एन आई। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अपने को किसी भी सोलेनोइड की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, जो कि हमने किससे निकाल लिया, जो कि क्या आया है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इस स्मॉल एन की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी स्मॉल एन इज इक्वल टू में कैपिटल एन बाई कैपिटल एल। ठीक है, इसी तरह क्या निकाला जा सकता है कैपिटल एन बाई कैपिटल एल, ये हम पहले लिख चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट इंटू में कैपिटल एन बाई कैपिटल एल इंटू में आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 क्या दे रही है, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड, तो लिख सकते हैं देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू long solenoid is given by equation number 4 and 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 आपको क्या देंगे कि किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है बेटा, ये चीज तो हमने यहां से फाइंड आउट कर ली। लेकिन एक चीज हमने पीछे अभी हमारी बतानी रहती है, वो क्या है कि हमने क्या कहा था आपको कि किसी भी सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नियरली 0 होता है। ठीक है, नियरली 0 होता है। क्यों होता है वो देखिए, मान लीजिए आपने क्या ले ली, ये रिंग ले ली बेटा। ठीक है, ये रिंग ले ली और इसको क्या कर दिया, इसकी प्लेन में रख दिया। ठीक है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी इस रिंग से, वो क्या होगी इस प्रकार की सर्कल्स पड़ेंगी। ठीक है, तो जितना सेंटर के क्लोज जाते जाएंगे, जितना सेंटर के क्लोज जाते जाएंगे, रिंग के सेंटर जितना क्लोज जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी दूर से घूम के आएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा दूर दूर होंगी। ठीक है, इसी प्रकार इस साइड में भी। तो देखो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये वाला जो सर्कुलर पाथ है या ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये हमने क्या कर ली कंसिडर कर ली। तो इस रिंग के लिए इसको हम ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि इधर से निकलेगा और दूर तक ऐसे घूम के आएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो काफी दूर दूर तक घूम के आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार की बन जाती है बेटा। ठीक है, वो एक ट्रायंगल उदाहरण कर लेते हैं। ठीक है,
ये जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकलेंगी, रिंग के एक फेस से निकलेंगी और फिर दूर तक घूम के दूसरे फेस से एंटर होंगी। मान लीजिए इस फेस से ये क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, तो दूसरे से ये क्या हो रही है, एंटर। ठीक है, और हमने फॉर एग्जांपल ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसीडर कर ली, तो इसको हम नियरली, ठीक है, ट्राइंगल कह सकते हैं। वैसे एक्चुअली ट्राइंगल नहीं होती है, होती तो सर्कुलर ही है, लेकिन सर्कल कुछ इस तरह का बनता है जो नियरली ट्राइंगल का रूप धारण कर लेता है। समझ में आई बात? फिर आपको पता है कि ऐसे बहुत सारी रिंग या बहुत सारे रूप एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये और ये सब। तो दूसरी रिंग भी क्या होगी, इसके बहुत ज्यादा नजदीक होगी, तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होगी आपकी। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाने पर क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर ये इधर की बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहली डायरेक्शन ये, ठीक है, इस पहली डायरेक्शन ये, दूसरी डायरेक्शन इधर का, ठीक है, जो पहली रिंग के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन इधर ये वाली, इधर ये वाली। इसी प्रकार दूसरी रिंग के लिए ये वाली और ये वाली। तो देखो यहां पर क्या कर रही है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस जगह पर, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखो यहां पर जब क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियरली एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियरली एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, बहुत कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ठीक है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मान लिया एक इधर गई तुम्हारी और दूसरी इधर आई है। ठीक है, इनका मैग्नेटिक फील्ड लेना आपको, तो एक दूसरे के बहुत दूर दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सॉरी, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियरली एक दूसरे को के ऑपोजिट है। जब नियरली एक दूसरे के ऑपोजिट होगी तो उस टाइम पर नेट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, यानी कि क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नियरली क्या होगा, 0 के इक्वल। इस वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो नियरली क्या होती है, 0 होती है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक सोलेनोइड। थैंक यू वेरी मच।